Hello everyone. In this video, I will discuss about Schrödinger's equation for a spherically symmetric potential. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय सममित विभव के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसके लिए हमें यहाँ पे एक श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस करना है। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गोलीय सममित विभव, यानी कि एक ऐसा विभव जो केवल स्थिति सदिश r पर डिपेंड करता है, उसे गोलीय सममित विभव कहते हैं। या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा विभव जो कोणीय निर्देशांकों थीटा और फाई पर अनाश्रित होता है, उसे गोलीय सममित या केंद्रीय विभव कहते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल को हम सेंट्रल पोटेंशियल भी कहते हैं, एंड फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज independent from the coordinates theta and phi, but it is only the function of the radius vector r, is termed as the spherical symmetric potential. और अगर हमें स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना हो मैथमेटिकली, देन इट इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ द वी आर वैक्टर, मीन्स वी इज द फंक्शन ऑफ द आर वैक्टर विल बी इक्वल टू द वी आर, यानी कि वी जो कि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट आर वेक्टर का फंक्शन है। सो दिस टाइप ऑफ द पोटेंशियल इज टर्म्ड एज द सेंट्रल पोटेंशियल। और जब हमें सेंट्रल पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन लिखनी होगी, देन इट विल बी एज इन द फॉर्म ऑफ द एच साई आर वेक्टर विल बी इक्वल टू द ई साई आर। यहाँ पर एच है हैमिल्टोनियन एंड इट इज इक्वल टू द माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर मल्टीप्लाइड बाय द साई आर इज इक्वल टू द ई साई आर। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, सो हमें इस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन मिलती है, दैट इज द डेल टू साई आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर इंटू साई आर विल बी इक्वल टू द 0। यहाँ पर जो E है दैट इज द टोटल एनर्जी एंड साई आर इज द वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल। अब आगे हम बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ वन डायमेंशनल या फॉर अ वन इलेक्ट्रॉन एटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास में एक ऐसा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करेंगे, साथ ही उसके लिए हम श्रोडिंगर्स इक्वेशन को डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि उस सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वी आर इज इक्वल टू दी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई अपॉन आर। जैसे हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। सपोज ये हमारे पास में एक वन इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें सेंटर में द न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर। ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एंड जेड ई इज द न्यूक्लियस चार्ज। नाभिक पर आवेश कितना है? जेड ई। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लेते हैं जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। उस कंडीशन में वी आर विल बी इक्वल टू दी माइनस के जेड की वैल्यू 1 हो गई है, सो इट विल बी इक्वल टू दी माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। अब आगे हम 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, तो उस कंडीशन में हम आर वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द डेल टू साई आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर इंटू साई आर विल बी इक्वल टू द 0। यहाँ पर m जो है वह रिड्यूस्ड मास है एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू दी एम ई इंटू एम एन डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम एन। अब हमें इस श्रोडिंगर्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए स्पेस में मान के चलते हैं कि कोई पॉइंट P कार्टेशियन या फिर अगर हम बोले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख रहे हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे x y z। तो
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट होंगे आर, थीटा एंड फाई। यहाँ पर जो हम आर देख रहे हैं यह उस स्फेयर के रेडियस है जो कि पी पॉइंट पर लोकेटेड है। साथ ही हम देख रहे हैं कि थीटा एंगल है और ये यहाँ पे इसका ओरिजिन है, तो ये थीटा एंगल है ओ पी और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द जेड एक्सिस एंड द ओ पी, या फिर हम जिसको को लैटिट्यूड एंगल भी कहते हैं। दूसरा एंगल है फाई, जो कि हम देख सकते हैं कि ये फाई एंगल है एक्स जेड प्लेन और ओ पी जेड प्लेन के बीच का एंगल है, जिसको हम कहते हैं एजिम्यूथल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एंगल कहते हैं। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया है जिसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं और साथ ही हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। फर्दर जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में रिलेशन बताते हैं तो उससे हमें 3 रिलेशंस मिलते हैं, जैसे कि x की वैल्यू होती है r sin थीटा इंटू कॉस फाई के, y इज इक्वल्स टू द r sin थीटा इंटू साइन फाई एंड z इज इक्वल्स टू दी r cos थीटा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें हमारे पास में डेल स्क्वायर है और ये डेल स्क्वायर कहलाता है लैप्लाशियन ऑपरेटर। और लैप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग होती है तो स्फेरिकल, या फिर अगर हम आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है del 2 ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2 ओवर del z स्क्वायर। तो वहीं पोलर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/r स्क्वायर डेल ओवर del r इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल ओवर del r प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर del थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डेल ओवर del थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू del 2 ओवर del फाई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज है हमारी लैप्लाशियन ऑपरेटर की। अब अगर हम यहाँ पे साई को हम लिख रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो साई को हम लिखेंगे, साई आर वेक्टर को हम लिखेंगे साई आर थीटा फाई। इट मीन्स इट विल बी द फंक्शन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स मीन्स आर थीटा एंड फाई। तो उस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम लैप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर की वैल्यू हम आर थीटा फाई सिस्टम में लिखेंगे। सो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसकी वैल्यू को हमने इस वाली इक्वेशन में रखा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/r स्क्वायर डेल ओवर del r इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल ओवर del r प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर del थीटा इंटू साइन थीटा डेल ओवर del थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा del 2 ओवर del फाई स्क्वायर साई आर थीटा फाई प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी आर साई आर थीटा फाई विल बी इक्वल टू दी 0। अब यहाँ पे हमें इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक टाइप से हमारी एक इक्वेशन आ गई है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम चरों के पृथक्करण की विधि के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साई आर थीटा फाई हमारे पास में फंक्शन है 3 पैरामीटर्स का एंड दैट इज द आर थीटा एंड फाई। तो इस कंडीशन में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में। लाइक मैं इसको लिख सकती हूँ आर कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द आर कोऑर्डिनेट एंड वाई विच इज द फंक्शन ऑफ द थीटा एंड फाई। तो यहाँ पे जिस टर्म में हम देख रहे हैं आर की डिपेंडेंसी दैट इज द कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर, इसको हम कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन। और जो दूसरा पार्ट है y विच इज द फंक्शन ऑफ द थीटा एंड फाई, इसको हम कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई किया है जिसमें हम कह रहे हैं कि साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू द कैपिटल आर फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर वाई थीटा एंड फाई। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ पे भी हमारे पास में साई आर थीटा फाई है वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे
कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर वाई थीटा फाई। सो हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हमें मिलती है। अब इसके बाद में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी कि हमने इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, तो हमारी इक्वेशन आती है जैसे कि फर्स्ट टर्म है ये वाली हमारी प्रेजेंटली। जब हमने कैपिटल आर आर वाई थीटा फाई का इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इस ऑपरेटर पर यहाँ से राइट साइड से ऑपरेट होगा। तो देखिए अब क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये वाला पार्ट केवल स्मॉल आर का फंक्शन है और स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर का पार्ट है, तो वाई थीटा फाई का यहाँ पे किसी टर्म में डिफरेंशिएशन नहीं देख रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट में, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई थीटा फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल ओवर स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर, प्लस सिमिलरली सेकेंड टर्म हम देख सकते हैं ये केवल थीटा का फंक्शन है, तो इस कंडीशन में हम आर आर को बाहर ले लेंगे, तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई ओवर डेल थीटा, प्लस अब इस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन हो रहा है फाई के टर्म में, तो अगेन कैपिटल आर को हम इससे बाहर लिखेंगे, कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा डेल टू वाई थीटा फाई डिवाइडेड बाय डेल फाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर कैपिटल आर आर वाई थीटा फाई विच इज इक्वल टू दी 0। फर्दर इस इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर वाई थीटा फाई से। तो जब हम इस इक्वेशन नंबर 6 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी 1 अपॉन आर आर इंटू डेल ओवर डेल आर स्मॉल आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल स्मॉल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा वाई थीटा फाई डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई ओवर डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा वाई थीटा फाई डेल टू वाई ओवर डेल फाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर ई माइनस बी आर एंड इट इज इक्वल टू दी 0। आगे हमने इस इक्वेशन को इस टाइप से लिखा है कि रेडियल पार्ट यानी कि स्मॉल आर डिपेंडेंट वाले सारे पार्ट को हमने लेफ्ट साइड लिखा है, तो थीटा और फाई डिपेंडेंट पार्ट को हमने राइट साइड लिखा है। तो यहाँ से हमने इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा, तो देखिए रेडियल पार्ट है यहाँ पे 1 अपॉन कैपिटल आर डेल ओवर डेल आर स्मॉल आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आर स्क्वायर ई माइनस वी आर विच इज द फंक्शन ऑफ द कैपिटल आर आर। सो हमने यहाँ पे क्या किया, अब दूसरा पार्ट बचता है थीटा और फाई का, इसको हम ले गए राइट साइड में। सो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई थीटा फाई मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई ओवर डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल टू वाई ओवर डेल फाई स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में पूरा पार्ट आर डिपेंडेंट है, तो वहीं दूसरी और राइट साइडेड पूरा पार्ट थीटा और फाई डिपेंडेंट है। सो लेफ्ट साइड पार्ट इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर एंड राइट साइडेड पार्ट इज द फंक्शन ऑफ द थीटा एंड फाई। सो इस कंडीशन में हम इन दोनों को एक टर्म के इक्वल मानते हैं, दैट इज द स्मॉल एल इंटू द एल प्लस 1। तो जब हमने इस कंडीशन में इस वाले पार्ट को एल इंटू एल प्लस 1 के इक्वल अज्यूम किया है, तो हमारा ये जो लेफ्ट साइडेड पार्ट है इसको हम एल इंटू दी एल प्लस 1 के इक्वल लिख सकते हैं। सो इस कंडीशन में जब हमने इसको एल इंटू एल प्लस 1 के इक्वल लिखा तो हमें इक्वेशन मिलेगी 1 अपॉन कैपिटल आर जो द फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई दी डेल ओवर डेल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल आर प्लस 2m आर स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर मल्टीप्लाइड बाई दी कैपिटल आर and it is equal to the L into L plus 1। आगे हमने नेक्स्ट स्टेप में इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर से। सो उस कंडीशन में हमें सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ दी 1 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर
del over del r square del r over del r plus 2m upon h cross square E minus VR multiplied by the capital R minus capital R divided by small r square into L plus 1 which is equal to the 0. So यहाँ पे हम यहाँ पे फर्दर R को कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल R को. सो फाइनल हमें एक रेडियल वेव इक्वेशन मिलती है. देखिए हम यहाँ पे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, जिसमें हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हाइड्रोजन एटम का. सो उसके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना था. तो अब हमें यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन का एक पार्ट हमें मिला है, दैट इज अ आर पैरामीटर डिपेंडेंट, जिसको हमने नाम दिया है रेडियल वेव इक्वेशन. And that is a 1 upon r square multiplied by del over del r into small r square del r over del r plus 2m upon h cross square E minus VR minus of h cross square into L plus 1 upon 2m r square into capital R which is equal to the 0. So इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडियल वेव इक्वेशन. सो सिमिलरली अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 7 में यह कहा था कि यह है L plus 1 के इक्वल है. तो अगर रेडियल पार्ट L plus 1 के इक्वल था तो ये जो थीटा फाई डिपेंडेंट पार्ट है ये भी L plus 1 के इक्वल होगा. सो इसीलिए हम 7th इक्वेशन के राइट साइडेड पार्ट को भी L plus 1 के इक्वल लिख रहे हैं. तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन हो जाएगी -1 upon y थीटा फाई इंटू 1 upon साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा sin theta del y over del theta plus 1 upon sin square theta del 2 y over del phi square and it is equal to the L into the L plus 1. आगे हमने इस इक्वेशन को जब फर्दर सॉल्व किया तो उसके लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ऑफ y थीटा फाई से. सो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन हो जाती है 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल y ओवर डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा del 2 y over del phi square and it is equal to the minus L into L plus 1 multiplied by y theta phi. So ये हमारी इक्वेशन हमें मिली है थीटा और फाई डिपेंडेंट. अब आगे हमें नेक्स्ट स्टेप में फर्दर, जिसको हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहा था, जैसा कि हम देख सकते हैं y थीटा फाई के लिए, अब हम इसको यहाँ पे वेरिएबल के सेपरेशन मेथड के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं. अब हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक टर्म होगी थीटा डिपेंडेंट तो दूसरी टर्म होगी फाई डिपेंडेंट. तो y थीटा फाई इसको हम लिख सकते हैं, थीटा डिपेंडेंट पार्ट को अगर मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रही हूँ और फाई डिपेंडेंट पार्ट को कैपिटल टी से. सो फाई थीटा फाई विल बी इक्वल टू दी एस थीटा एंड विच इज द मल्टीप्लाइड बाय दी कैपिटल टी विच इज द फंक्शन ऑफ द फाई. इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आपको बुक्स में इस फॉर्मेट में मिलेगा, लाइक थीटा का बड़ा सिंगल होगा थीटा विच इज द फंक्शन ऑफ द थीटा एंड फाई फाई. सो बोथ आर द इक्वल. वो हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम थीटा डिपेंडेंट पार्ट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिम्बॉलिकली, और फाई डिपेंडेंट पार्ट को हम किस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये अजम्पशन जो हमने एज्यूम किए हैं, इसको जब हम हमारी इक्वेशन नंबर 9 पर अप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो जाती है. देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 9 में हमने क्या किया है, ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हमने y थीटा फाई की जगह रखा है ये थीटा थीटा फाई फाई. तो y थीटा फाई की जगह हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरी थीटा डिपेंडेंट है. तो जो फाई डिपेंडेंट टर्म होगी, जिसको मैं ऐसा कैपिटल फाई हाईलाइट करके लिख रही हूँ, उसको मैं बाहर लिखूंगी. सो दिस विल बी द फाई फंक्शन डिवाइडेड बाई द साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा ओवर डेल थीटा प्लस, अब ये सेकेंड वाली पार्ट फाई डिपेंडेंट है तो थीटा डिपेंडेंट पार्ट बाहर आ गया इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल टू फाई फाई डेल फाई स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू द माइनस एल इंटू एल प्लस 1 थीटा थीटा फाई. अब हमने इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दी दिस फंक्शन. तो हमारी इक्वेशन फॉर्मेट में मिलेगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इंटू डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा ओवर डेल थीटा प्लस 1 अपॉन फाई डेल टू फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू द माइनस एल इंटू एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा.
फर्दर अब हमने इस इक्वेशन में थीटा वाले पार्ट को लेफ्ट साइड रखा और फाई डिपेंडेंट पार्ट को राइट साइड रखा। सिंपल हमने रीअरेंजमेंट किया है टर्म्स का, तो हमें इक्वेशन नंबर 10 के फॉर्मेट में इक्वेशन मिलती है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें इक्वेशन नंबर 10 के फॉर्मेट में इक्वेशन मिल रही है। अब हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को एम स्क्वायर के इक्वल अज्यूम किया है। तो जब हम इसको एम स्क्वायर के इक्वल अज्यूम करते हैं तो देखिए, लेट अस अज्यूम दैट ये जो लेफ्ट साइडेड पार्ट है वो भी एम स्क्वायर के इक्वल होगा और राइट साइडेड टर्म भी एम स्क्वायर के इक्वल होगी। सो इस कंडीशन में टर्म क्या हो जाएगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इंटू डेल ओवर डेल थीटा। यहाँ पे जो मैं कैपिटल थीटा लिख रही हूँ इसकी जगह पर हम एस थीटा भी लिख सकते हैं, लाइक एस थीटा। आगे मैं इसको एस थीटा के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करूंगी, यहाँ पर मैंने अभी इसको थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो डिवाइड इंटू डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा फंक्शन डिवाइडेड बाई डेल थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू दी -1 अपॉन फंक्शन ऑफ फाई डेल टू फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर एंड दिस टर्म इज इक्वल टू दी एम स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन नंबर 11 आती है जो कि हमें केवल और केवल थीटा के फंक्शन की फॉर्मेट में मिल रही है। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं पोलर वेव इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 10 में राइट साइडेड टर्म है जो कि फाई डिपेंडेंट है। तो देखिए हमारा जो मेन टारगेट था वो था श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने पहले आर डिपेंडेंट पार्ट में सॉल्व किया जिसको हमने रेडियल वेव इक्वेशन कहा था। फर्दर हमने उसको सॉल्व किया वाई थीटा फाई के फॉर्मेट में जिसको हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहा था। अब हमने उसी इक्वेशन जो कि वाई थीटा फाई के टर्म में थी उसको हमने थीटा और फाई के टर्म में ब्रेक किया। जब थीटा के टर्म में उस इक्वेशन को लिख रहे हैं तो हम उसको नाम दे रहे हैं पोलर वेव इक्वेशन। और जो फाई वाली टर्म है देखिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन फाई डेल टू फाई ओवर डेल फाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी एम। रीअरेंज करते हैं तो इक्वेशन नंबर 12 मिलती है और ये इक्वेशन नंबर 12 जो है हमारी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से फाई के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फाइनल अब हमने यहाँ पे ये देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें साइन आर थीटा फाई की वैल्यू मिलेगी और उसको हमने किन 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, रेडियल पार्ट, थीटा पार्ट और फाई डिपेंडेंट पार्ट। सो कैपिटल आर आर, थीटा थीटा एंड फाई फाई, या फिर इसको मैं अभी ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल आर, कैपिटल एस विच इज द फंक्शन ऑफ द थीटा एंड कैपिटल टी विच इज द फंक्शन ऑफ द फाई। सो आज के इस वीडियो में हमने एक 1 इलेक्ट्रॉन एटम लाइक हाइड्रोजन एटम के लिए हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी और हमने उस पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करते हुए 3 इक्वेशन हमने लिखी है, रेडियल डिपेंडेंट, पोलर वेव इक्वेशन और फाई डिपेंडेंट। थैंक यू सो मच।